दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे भारत वर्ष की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 रुपए के नोट को लेकर एक अहम बात सामने आई है। दरअसल आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को लेकर साफ कर दिया है कि अब सर्कुलेशन में 2000 रुपए के नोट की नई सप्लाई नहीं होगी। जी साल 2016 में नोट बनने के बाद लॉन्च हुई इस नोट को लेकर कई क्यास लगाए जा रहे थे, चूंकि ये नोट अब धीरे धीरे सर्कुलेशन में कम होने लगे हैं। वहीं आरबीआई ने पहले भी 2000 रुपए के नोट को लेकर कहा था कि ये नोट अब नहीं आएंगे, जो सर्कुलेशन में है अभी वही फिलहाल बाजार में चलेंगे। आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल की तरह वित्त वर्ष 2020-21 में 2000 रुपए के नए नोटों की कोई सप्लाई नहीं हुई है। जी रिजर्व बैंक ने पिछली बार 2018-19 में 467 लाख 2000 रुपए के नोटों की सप्लाई की थी। इस तरह अभी चलन में कुल 2000 रुपए और 500 रुपए के नोटों की हिस्सेदारी 87.5% है। दोस्तों बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा आपको रोज टेलीविजन स्क्रीन पर बहस करते दिखाई देते हैं। जी ज्यादातर वो आक्रामक मुद्रा में विपक्षी दलों को घेरते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब एक डिबेट के दौरान उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसको लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इससे पहले वायरल हुए एक दूसरे वीडियो में वे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, लेकिन जब उनसे ट्रिलियन में जीरो पूछा गया तो वह नहीं बता पाए, जिसके बाद उनकी काफी किरकिरी हुई थी। जी दरअसल न्यूज चैनल इंडिया टीवी पर कोरोना और फिर वैक्सीनेशन को लेकर एक डिबेट हो रही थी, जिसमें कांग्रेस की ओर से राधिका खेरा और बीजेपी की ओर से संबित पात्रा मौजूद थे। इसी दौरान राधिका ने पात्रा से पूछा कि बताओ भारत में कुल कितने राज्य हैं, जिस पर संबित पात्रा ने कहा कि पता है भारत में 30 राज्य हैं, मैं यहाँ झिकझिकी करने थोड़ी न आया हूँ, भारत में 30 राज्य हैं। जी हाँ, इस गलती को उनके विरोधी कहाँ छोड़ने वाले थे। जी हाँ, उन्होंने तुरंत उस हिस्से का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिस वजह से अब संबित पात्रा को ट्रोल किया जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भारत में अभी कुल मौजूदा समय में कुल कितने राज्य हैं। तो यूपीए की सरकार के दौरान यानी कि कांग्रेस सरकार के दौरान भारत में 28 राज्य हुआ करते थे, लेकिन 2014 में केंद्र ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन कर दिया, जिसके बाद राज्यों की संख्या 29 पहुंच गई। फिर 2019 में बड़ा फैसला लेते हुए मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाते हुए उसे 2 भागों में बांट दिया और केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। ऐसे में अभी मौजूदा वक्त में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। दोस्तों व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, व्हाट्सएप ने कहा है कि अब वह उन यूजर्स को मैसेज करने से नहीं रोकेगा जो कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं मानेंगे। जी हाँ, व्हाट्सएप ने इस महीने ऐलान किया है कि वह उन यूजर्स के अकाउंट को नहीं रिमूव करेगी जिन्होंने कंपनी की नई प्राइवेसी पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, फिलहाल वर्तमान के लिए यही फैसला फाइनल है। TNW की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप ने अब उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया जिसमें कहा गया था कि अगर यूजर्स कंपनी की नई प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं मानेंगे तो उनका अकाउंट हटा दिया जाएगा। जी यूजर्स को पहले इन ऐप पर नोटिफिकेशन के जरिए यह जानकारी दी गई थी, लेकिन भारतीय यूजर्स के जरिए विरोध झेलने के बाद व्हाट्सएप ने 8 फरवरी की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया था, लेकिन इससे भी व्हाट्सएप की दिक्कतें खत्म नहीं हुई। ऐसे में अब व्हाट्सएप ने कहा है कि हमने कई प्राइवेसी एक्सपर्ट से इस मामले में बात की और फिलहाल ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि फिलहाल उन यूजर्स के लिए कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसमें व्हाट्सएप को उनके लिए लिमिट कर दिया जाएगा, लेकिन हां हम बार बार यूजर्स को अपडेट देते रहेंगे। कुरान में 26 आयतों को हटाने के लिए शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। जय वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए कहा है कि मदरसों में बच्चों को कुरान की इन आयतों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे उनका जहन कट्टरपन की ओर बढ़ रहा है। जय ये कहना है वसीम रिजवी का। उन्होंने कहा है कि इन 26 आयतों में हिंसा की शिक्षा दी गई है और कोई भी ऐसी तालीम जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है उसे रोका जाना चाहिए। जी हाँ, ये कहना है वसीम रिजवी का। आपको बता दें कि वसीम रिजवी खुद एक शिया मुस्लिम हैं। जी वे उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे और इस नाते उनका सक्रिय राजनीति में भी काफी दखल रहा था। शिया परिवार में जन्मे वसीम रिजवी के पिता रेलवे के कर्मचारी थे। वसीम की कम उम्र में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इसके बाद वसीम रिजवी उच्च शिक्षा पाए बगैर कम उम्र में ही काम करने लगे। यानी कि वसीम रिजवी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। वसीम रिजवी ने बॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमाने की कोशिश की। इस दौरान साल 2019 में उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर
एक फिल्म लॉन्च की। यह राम की जन्मभूमि नामक इस फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा थे, जबकि फिल्म की पटकथा वसीम रिजवी ने लिखी थी। यह 29 मार्च 2019 को रिलीज हुई। इस फिल्म में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद ढांचा जैसे मुद्दों के अलावा और भी कई चीजों पर बात की गई थी। हालांकि फिल्म कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सकी, लेकिन वसीम रिजवी जरूर चर्चा में आ गए और वह आए दिन तरह तरह के घटिया बयान देते रहते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल 2 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एक सर्वे किया है जिसमें लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल को लेकर कई अहम सवाल पूछे हैं। हिंदुस्तान कोरोना की दूसरी लहर को झेल रहा है, तो ऐसे में देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर क्या राय रखती है। यह सर्वे में जब लोगों से पूछा गया है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लोगों की सबसे बड़ी नाराजगी क्या है, तो सर्वे के मुताबिक 44% शहरी और 40% ग्रामीण लोगों ने कहा है कि सरकार के कोरोना से निपटने के तरीके से नाराजगी दिखी। वहीं 20% शहरी लोगों ने और 25% ग्रामीण लोगों ने कृषि कानून को लेकर नाराजगी जाहिर की। 9% शहरी और ग्रामीण लोगों ने कहा है कि सीए को लेकर दिल्ली दंगों पर नाराजगी जाहिर की। वही 10% ग्रामीण और 7% शहरी लोगों ने भारत चीन सीमा विवाद को बताया। लोगों से पूछा गया है कि भारत की आज सबसे बड़ी परेशानी क्या है, तो 36% लोगों ने कोरोना को, 18% लोगों ने बेरोजगारी को, 10% लोगों ने महंगाई को, 7% लोगों ने भ्रष्टाचार को, 5% लोगों ने गरीबी और 4% लोगों ने कृषि को बड़ी परेशानी बताया। जब लोगों से पूछा गया है कि मोदी सरकार में क्या कोरोना वैक्सीन का इंतजाम ठीक है, तो इसका 51% शहरी लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 42% ग्रामीणों ने भी हाँ कहा। लेकिन 38% लोगों ने यह माना था कि मोदी सरकार ने वैक्सीन का इंतजाम ठीक से नहीं किया। तो वही 46% ग्रामीण लोगों ने भी माना है कि मोदी सरकार ने वैक्सीन का इंतजाम ठीक ढंग से नहीं किया। लॉकडाउन को लेकर जब सवाल किया गया कि क्या पिछले साल पूरे देश में लॉकडाउन लगाना सही था, तो शहरी क्षेत्र के 76% और ग्रामीण क्षेत्र के 65% लोगों ने पिछले साल पूरे देश में लॉकडाउन लगाने को सही माना, जबकि शहरी क्षेत्र के 17% और ग्रामीण क्षेत्र के 25% लोगों ने इस फैसले को गलत माना। जब उनसे पूछा गया है कि इस बार देशव्यापी लॉकडाउन ना लगाना क्या सही है, तो इस पर शहरी क्षेत्र के 57% और ग्रामीण क्षेत्र के 52% लोगों ने केंद्र के इस फैसले को सही बताया, जबकि शहरी क्षेत्र के 71 और ग्रामीण क्षेत्र के 34% लोगों ने इस फैसले को गलत माना। वही शहरी क्षेत्र के 12% और ग्रामीण क्षेत्र के 14% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों, पहले ताउते और अब यास तूफान और इसके असर से हुई बारिश ने खेती किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बिहार में रबी सीजन की मक्का की फसल तबाह हो गई है। पहले तूफान की वजह से मक्का के पौधे जमीन पर गिर गए और अब बारिश की वजह से उसमें शरण आने लगी है। सरकार ने अब तक राहत की कोई भी घोषणा नहीं की है, लेकिन किसानों ने मुआवजा की मांग कर दी है ताकि इस नुकसान की भरपाई हो सके। यहाँ रबी और खरीफ दोनों में मक्का पैदा होता है। इस समय रबी की फसल तैयार थी। मुश्किल से 10% किसानों ने ही कटाई की थी, बाकी लोगों की फसल खेतों में ही पड़ी हुई थी। बिहार प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य में शामिल है। यहाँ देश का करीब 9% मक्का पैदा होता है। इसमें भी 80% मक्का उत्तरी बिहार के खगड़िया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय और सहरसा सहित 18 जिलों में होता है। इसके अलावा मधेपुरा और समस्तीपुर में भी बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है। बिहार किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह टूडू ने सरकार से 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि काफी मक्का पानी में सड़ गया है, करीब 50% फसल का नुकसान हो चुका है। दोस्तों, अभी मानसून आने में वक्त है, यानी कि समय है। जी हाँ, और बारिश के पानी की वजह से जल जमाव की समस्या अभी से ही देखी जा रही है। जी हाँ, तूफान यास ने बिहार सरकार के मानसून से पहले की तैयारी की पोल खोलकर रख दी है। राजधानी पटना के जयप्रभा अस्पताल में जल जमाव का ये आलम है कि यहाँ मरीज इलाज कैसे करवाएंगे। यहाँ के कैंपस में इतना पानी जमा हो गया है कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल में जल जमाव के कारण दवाइयां पानी में बहती हुई नजर आती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको बता दूं कि इसी अस्पताल के
कैंपस में जाना माना अस्पताल मेदांता भी है। यास तूफान की वजह से हुई बारिश ने पटना प्रशासन की पोल खोलकर रख दिया है। पटना के जयप्रभा अस्पताल की कई तस्वीरें सामने आई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे अस्पताल के लगभग सभी कमरों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जब दवाइयां इस पानी में बहती मिली, जो दवाइयां मरीजों के लिए थी वह पानी में बहने से खराब हो गई है। हालांकि तस्वीरें और वीडियो देखते ही अस्पताल के कर्मियों ने दवाइयों को उठाया और अलग रख दिया, साथ ही पानी को बाहर निकलने की कवायद में जुटे रहे। वही बारिश के कारण राजधानी पटना के कई मोहल्ले में काफी जल जमा हो गया है, जो आगे भी आपको केडीबी लैब के माध्यम से यानी कि इसी वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार गरीबों की आवास के लिए लगातार काम कर रही है, यानी कि गरीबों के घर के लिए काम कर रही है। केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य को देश भर में सबसे अधिक 11,49,947 आवास का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। यह ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया है कि बिहार राज्य के गाँव के करीब आवास विहीन योग्य परिवार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान राशि के रूप में 1,20,000 रुपए एवं उग्रवाद प्रभावित 11 IAP जिलों में 1,30,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसमें से 60% राशि केंद्र सरकार के द्वारा तथा 40% राशि बिहार सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने आगे कहा है कि साल 2022 तक सबके लिए आवास को लक्ष्य बनाकर इस योजना पर काम किया जा रहा है। इसी के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार को केंद्र से इस योजना के तहत 11,49,947 आवास का आवंटन किया गया है, जो किसी अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए अस्थायी प्रतीक्षा सूची के सभी परिवारों को बिहार में आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। आए दिन राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर जिम्मेदार ठहराते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी नरेंद्र मोदी सरकार को देश में वैक्सीन की किल्लत और कोविड से हो रही मौतों को लेकर कई मौकों पर घेरा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज तक के डिबेट शो हल्ला बोल पर बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और असदुद्दीन ओवैसी के बीच जमकर बहस देखने को मिली। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी वैक्सीन को लेकर सिर्फ झूठ ही बोलती आई है। उन्होंने शाहनवाज हुसैन से मुखातिब होकर कहा है कि मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं कि आपने जनवरी से वैक्सीनेशन को शुरू किया और आप झूठ पर झूठ, आप लोगों की पूरी पार्टी झूठ पर खड़ी है। आपने अब तक 15,23,00,000 जनता को पहला डोज लगाया है और सिर्फ 4 करोड़ लोगों को 2 डोज लगे हैं, वो भी 4.5 महीनों में। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए जुलाई में देश भर में 30 करोड़ वैक्सीन की सप्लाई करनी है, इतनी जल्दी सरकार वैक्सीन का इंतजाम कैसे करेगी? इस पर ओवैसी ने कहा है कि आपका सीरम और बायोटेक का प्रोडक्शन है 8 करोड़, जुलाई में 30 करोड़ देना है और कहां से लाएंगे आप? क्या मोदी जी जादूगर हैं, ला लेंगे? दोस्तों, बिहार में पिछले 3 दिन से हो रही प्री मानसून बारिश ने पूरी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। यह विशेषकर राजधानी पटना के हालात 2019 में आई बाढ़ की तरह हो गई है। यह पटना शहर के कई मोहल्ले पूरी तरीके से जल जमाव से प्रभावित हैं। विशेषकर कंकड़बाग और राजेंद्र नगर इलाके में हर साल की तरह इस साल भी बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया। जिस तरह बारिश से निपटने को लेकर राज्य सरकार और नगर निगम ने काम किया है, उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसके लिए पटना के वोटरों को ही निशाने पर ले लिया है। जी हां, उन्होंने लिखा है कि जहां जल जमा हो रहा है, 35 सालों से वहां के जनप्रतिनिधि बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे हैं। जी हां, साथ ही उन्होंने लिखा है कि इन क्षेत्रों के मतदाता सबसे अधिक शिक्षित हैं, लेकिन जाति धर्म को प्राथमिकता देते हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कहने की कोशिश की है कि पटना के इन इलाकों में जो हाल है उसके लिए वे वोटर ही जिम्मेदार हैं, जो ऐसे लोगों को वोट देते हैं जिन्हें जनता की परेशानी का कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें कि कंकड़बाग और राजेंद्र नगर पटना के उन क्षेत्र में शामिल है जहां बड़ी संख्या में डॉक्टर, बैंक कर्मी सहित अन्य पेशे से जुड़े लोग रहते हैं। पिछले ज्यादातर चुनाव में इन इलाकों में एनडीए प्रत्याशियों की जीत मिलती रही है। यह फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा, इस बार भी यही स्थिति है। जल जमाव के बहाने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव चुनाव में इन इलाकों में मिलने वाली हार के लिए वोटरों को जिम्मेदार माना है। यह जल जमाव से निपटने के लिए वह राज्य सरकार और नगर निगम की नाकामियों को ठिकरा और सीधे तौर पर उन वोटरों को देने की कोशिश कर रहे हैं जिनके कारण उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ता है।
दोस्तों मोदी सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। यह मिड डे मील योजना के तहत 1 से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। यह दोपहर भोजन योजना यानी कि मिड डे मील के तहत छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ आंतरिक के जरिए पैसा मुहैया कराने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 करोड़ 80 लाख छात्रों को विशेष राहत उपायों के तौर पर यह सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस उपाय से देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को लाभ होगा। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मुहैया कराएगी। इस निर्णय से कोरोना महामारी के दौरान बच्चों को जरूरी पोषण उपलब्ध कराने और फिर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके बताया है। दोस्तों देश के किसी भी कोने में बैठे बैठे आप दिल्ली के एम्स और सफदरजंग के डॉक्टरों से कोरोना संक्रमण, ब्लैक फंगस और तीसरी लहर में बच्चों को कैसे बचाव करें इस बारे में परामर्श ले सकते हैं। जी देश के गांवों तक कोरोना संक्रमण का सही और समय पर इलाज पहुंचाने, ब्लैक फंगस और तीसरी लहर को मात देने के लिए दिल्ली सफदरजंग के डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी एकजुट होकर आगे आए हैं। अपनी इस पहल में उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी शेयर किया है और ये नंबर है 7827476983। ये नंबर जारी किया गया है। इस नंबर में निःशुल्क परामर्श की सुविधा दी जा रही है। जो कोरोना रोगी कहीं भी हो, कहीं से भी हो, हेल्पलाइन नंबर पर अपनी रिपोर्ट की कॉपी PDF प्रारूप में व्हाट्सएप करें। उनकी समस्या के जवाब में विशेष डॉक्टरों की सलाह और परामर्श उन्हें दिया जाएगा। यह पिछले 10 दिन से अधिक समय से ये हेल्पलाइन नंबर शुरू है। यह कोरोना संक्रमित मरीज जिन्हें पहले से ही शुगर, पेट और दिल संबंधित बीमारियां थी, उन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। रोजाना करीब 20 से अधिक लोग संपर्क कर रहे हैं। यह संपर्क करने वालों में अधिकांश लोग बिहार के हैं। कोरोना के अलावा कैंसर से ग्रसित लोग भी अधिकांश संख्या में संपर्क कर रहे हैं। दोस्तों सरकार द्वारा अब हर गांव में कोविड वैक्सीन एक्सप्रेस भेजकर टीका देने की व्यवस्था करा दी गई है। इसके बावजूद लोगों में उत्साह नजर नहीं आ रहा है। यह लोगों के मन में टीके को लेकर डर और आशंका है। गांव में टीका एक्सप्रेस के पहुंचते ही लोग अपने घरों में छिप जा रहे हैं। कई पंचायतों से वैक्सीन एक्सप्रेस बेरंग वापस लौट रहे हैं। दोस्तों लॉकडाउन की वजह से पटना जिले के लगभग 10,000 छोटी बड़ी खुदरा, थोक एवं रेडीमेड की दुकानें पिछले 1 माह से ताला लटका हुआ है। इसको लेकर कारोबारियों के पास आर्थिक संकट पैदा हो गया है। लगभग 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का कपड़ा कारोबार प्रभावित हुआ है। कारोबारियों के अनुसार लगन को लेकर कारोबारियों ने नए डिजाइन और स्टॉक मंगवाए थे, वे आज दुकान और गोदाम में धूल फांकड़ा है। लगन का सीजन इस बार निकल चुका है। सेल नहीं होने के कारण कारोबारियों का करोड़ों रुपए फंस गया है। यह कपड़ा कारोबार मुख्य रूप से उधारी पर चलता है। लेन देन का चक्र थम सा गया है। करोड़ों रुपए मंडी में अटके हुए हैं। दोस्तों नेपाल के जंगल से निकलकर सीमावर्ती इलाकों में हाथियों के उत्पात से निपटने के लिए अब इंडो नेपाल बॉर्डर पर मधुमक्खियों की धुन वाले उपकरण लगाए जाएंगे। प्रयोग के तौर पर वन विभाग द्वारा किशनगंज जिले के दिगलबैंक प्रखंड के क्षेत्र में कुछ संवेदनशील स्थलों पर चयन करके उपकरण लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पहले में नॉर्थ ईस्ट के डुअर्स इलाके में नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। फिलहाल 20 उपकरण लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार करके मुख्यालय को भेज दिया गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित और जंगली हाथियों के प्रवेश करने वाले अति संवेदनशील स्थलों को चिन्हित करके इसका प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।